गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का पार्ट नंबर 2 रीड करेंगे। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, यानी यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है दूसरी। इसका कुल रक्षा बजट जो है वो अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। पहला अमेरिका का है और दूसरा यूरोपीय संघ का है। यूरोपीय संघ के दो देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी हैं और अनुमान है कि इनके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन उनके अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे। जब इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ भी थे। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में हैं। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के लिए कार्यक्रम को लेकर, यूरो जो मुद्रा है यूरोपीय संघ की, इसको लागू करने के लिए कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको हम आसियान के नाम से जानते हैं, दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालेंगे तो आपके ख्याल से कौन से देश एशिया के दक्षिण क्षेत्र में आने चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ है। भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई हुई है। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का समाधान यानी सामना करना पड़ा है। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा है। टकरावों और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था और वांगू सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के लिए प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशिया देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई यानी संगठन आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की है। एक संगठन बनाया आसियान, जिसमें वैकल्पिक पहल ढूंढी। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, आसियान की स्थापना की। ये देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। जो आसियान में दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। कानून के शासन के संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए और इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने साथ हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा था। अनौपचारिक टकराव रहित यानी टकराव ना हो
और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण ओशियान सुरक्षा नया उदाहरण पेश करके ओशियान ने काफ़ी यश कमाया है और इसको आसियान शैली ओशियान वे भी कहा जाने लगा है। ओशियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार की आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह ओशियान ने अब अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। 2003 में ओशियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, ओशियान आर्थिक समुदाय और ओशियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर ओशियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है।